हेलो क्लास। तो आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 10th में जो है तुम्हारा चैप्टर साइंस का नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसका हिंदी में नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से समझने की कोशिश करें कि हर चैप्टर के नाम में ही उसका 50% सिलेबस होता है। तो अगर तुमने चैप्टर के नाम को समझ लिया, इसका मतलब तुमने उस चैप्टर को 50% समझ लिया। तो सबसे पहले समझोगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन, वो होता क्या असल में। तो अगर जो हम खाना खाते हैं तो खाना हम खाते हैं, फिर उस खाने का डाइजेशन वगैरह जो होता है, या लोहे पे जंग लगना जो होता है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या एक तरीके से वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह वर्क करती है, रासायनिक अभिक्रिया की तरह काम करती है। जैसे कि अगर मान लो वही एग्जांपल लेते हैं खाना खाने का, हमने खाना खाया मुंह से, लेकिन वो खाना हमारे एक फूड पाइप की मदद से, आहार नली की मदद से पेट तक गया। वो पेट का पूरा हमने इतना सारा खाना खाया, इतना सारा पूरा खाना पच वच के हमारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें निकल के हमारी बॉडीज़ को प्रॉफिट हमें दे रही है। इन चीज़ इतनी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो कैसे हो रही है, वो क्या हो रहा है उसके अंदर, हमारे पेट के अंदर एसिड्स हैं, कई सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन कर। अगर हम बात करें अब इक्वेशंस की, तो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को ही, किसी स्टेट में लिखने के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ द साइन एंड एरोज अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखना। अब एक चीज़ याद रखोगे कि जैसे भी कोई भी समीकरण, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक, ये समीकरण हो गया, यहाँ पे कुछ तुम्हें एग्जांपल दिख रहे होंगे, ये सारे क्या हैं, समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी लेफ्ट साइड में जो होता है, इन चीज़ों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और इसकी एरो की तरफ से हम शो करते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद। केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देती है, अपनी पहचान खोकर एक नई चीज़ जब बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कोई इंसान अगर अपनी सारी याददाश्त भूल के गजनी बन गया, और गजनी बन के कोई दूसरा इंसान बन के घूम रहा, मतलब उसके अंदर, दिमाग के अंदर क्या हुआ है, केमिकल लोचा हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन जो है क्या क्या है, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो तो कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं। तो पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड में है, लिक्विड के अंदर है, या फिर गैस के अंदर है, तो उसकी फॉर्म जब चेंज हो रही है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें आम का पकना, तो आम जब कच्चा होता है, कच्चा आम तुम सभी ने खाया होगा, तो कच्चा आम कैसा होता है, काफ़ी सॉलिड होता है, लेकिन वही आम जब ज़्यादा पक जाता है तो उसको हल्का सा प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वो दब जाता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी सी आ गई है, फ्लूइडिटी आ गई है। तो सॉलिड से थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। यही लिक्विड के अंदर गैस हो, लिक्विड से गैस हो, गैस से टू सॉलिड हो, कोई भी चेंज हो स्टेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, आम का ही ले लो, फिर से एक एग्जांपल आम का ही ले लेते हैं कि आम जब कच्चा होता है तो कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा रेड, नीचे पोर्शन से, लोअर पोर्शन से उसका रेड कलर पोर्शन हो जाता है, थोड़ा सा येलो टाइप होता है। तो अलग अलग आमों की अलग अलग वैरायटीज़ होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है कि जब कोई चीज़ पक रही है या किसी चीज़ के अंदर कलर का चेंजेस हो रहा है, तो क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन कैसे कह सकते हैं कि अगर मान लो तुमने कोई कागज़ जलाया या फिर पन्नी जलाई, तो उसमें से कोई धुआं सा निकलता है, तो धुआं से जो निकलता है वो चीज़ क्या है, एक गैस का निकलना है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है। मतलब कि अगर कोई गैस निकल रही है उसी चीज़ के अंदर से, तो इसका मतलब उसके अंदर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर होता है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। अब एक बात बताओ, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो तापमान में परिवर्तन तो जाहिर सी बातें होगा ही, क्योंकि अगर जब तक तापमान नहीं बदलेगा उसकी अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अवस्था में परिवर्तन, स्टेट अगर हमें उसका चेंज करना है तो उसके लिए कोई ना कोई टेम्परेचर को हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज तभी जाके स्टेट भी चेंज होगा। फिर लास्ट आता है, ये तुम्हारी बुक में मेन 4 दे रखे थे ये वाले, लेकिन एक और होता है एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
आउटशेप का बनना। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है असल में, कभी तुम अपने स्कूल में गए होगे, केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रैक्टिकल किया होगा, कई सारी चीज़ें ली तुमने, इसको सोडियम लिया या कोई अलग सा बेरियम लिया, उन चीज़ों को आपस में मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, फिर नीचे से देखते हो छोटे छोटे से कंकड़ से बनने लग जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं, क्रिस्टल जिसे हम कहते हैं। तो वो जो क्रिस्टल जो बनते हैं ना, उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो पांचवा इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि अगर हम केमिकल लैब में क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस करते रहते हैं, इसका लिक्विड लिया इसमें डाला, इसका लिक्विड लिया इसमें डाल दिया, लैब में आग लगा दिया, ठीक है। तो उसका मतलब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, नहीं तो आग लगा देंगे, वहाँ पे आग लगाने वाला सीन कर रहे हैं, ठीक। अब सेकंड टॉपिक आता है तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन तुमने क्लास 9 के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर पढ़ा होगा तुमने कि जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो संतुलित होता है बनने से पहले और बनने के बाद। ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। या उसमें तुमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये हमें बताता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देख लो, एक मैंने एग्जांपल लिया है, इस तरफ है मेरा रिएक्टेंट और एरो के हमेशा राइट साइड में हम क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उत्पाद को दिखाते हैं। तो देखोगे रिबैलेंस करने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या है, तुम एक तरफ लिख लो एलिमेंट, फिर लिख लो रिएक्टेंट, फिर लिख लो प्रोडक्ट, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। तत्व में कौन कौन से नाम है वो देखो। सबसे पहले Fe मतलब आयरन, मैंने यहाँ पे आयरन लिख दिया। H मतलब हाइड्रोजन, मैंने H लिख दिया। O मतलब ऑक्सीजन, मैंने O लिख दिया। अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट अभिकारक के अंदर कितने नंबर है। Fe अकेला है बेचारा, तो यहाँ पे सिंगल नंबर। हाइड्रोजन 2 के साथ है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन भी अकेला है बेचारा, तो इसके साथ भी हमने 1 लिख दिया। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट में, आते हैं उत्पाद के अंदर। तो उत्पाद के अंदर देखो आयरन यहाँ पर अकेला था, लेकिन यहाँ पर कितने लेके आ गया, 3 लेके आ गया अपने जैसे, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन कितना लेके आ गया, 4 लेके आ गया। हाइड्रोजन कितना, तो 2। अब ये दोनों टेबल को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों बैलेंस्ड है, नहीं। यहाँ पर क्या है कि इधर 1 है इधर 3 है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम माइनस नहीं करते। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो बॉक्स बनानी पड़ती है। ये मैंने बॉक्स बना दी। अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों के अंदर ना हम माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, चीज़ों की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई, अब देखो अगर मैं 3 में 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो 3 आएगा, तो उससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब कि Fe की जगह यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मैंने बॉक्स क्यों बनाया था, ताकि ये तुम्हें आइडेंटिफाई रहे कि हमें बॉक्स से बाहर लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐसे 3 लिख देते हैं, वो तुम्हारा क्वेश्चन वहाँ से गलत हो जाएगा, फिर अच्छे खासे नंबर मिलने थे वो भी गवा बैठोगे। तो हमें 3 कहाँ लिखना है, बॉक्स के बाहर। तो यहाँ पे 3Fe था, यहाँ पे 3Fe बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है भैया। ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। कोई 4 यहाँ मत लिख देना गलती से भी, वरना नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, 4 लिख दिया यहाँ पे। अब एक बात देखो, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया, क्योंकि बोर्ड मास का रूल तुमने पढ़ा होगा कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों से मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट का ही तो काम कर रही है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी होगी। तो 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया रिएक्टेंट के अंदर, 8 हो गया भैया। तो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर भी तो 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी बस 4 लिख दो, हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड। तो देखो इधर 3Fe, इधर 3Fe, इधर 8H2, इधर 8H2 हो गए, मतलब 4H2। और ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, तो बैलेंस्ड हो गए इन चीज़ों के बारे में। तो इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर सीखना था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन लास्ट में भी होमवर्क में दूंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने का, वो तुम्हें सेल्फ करना होगा और उसका आंसर करके मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे तुम सभी। फिर बात आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस कई तरीके के होते हैं। सिर्फ रिएक्शन ऐसा नहीं कि रिएक्शन हर तरह का एक जैसा ही है, हर रिएक्शन नहीं, सब रिएक्शंस बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। नाम से समझने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो हम किसको कहते हैं, जो 2-3 चीज़ें मिल जाती है। तो 2-3 चीज़ें जब मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन 2 or more than reactants make a
वन प्रोडक्ट या मेक अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है C+O2, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, मिलकर इन्होंने एक ही प्रोडक्ट बनाया CO2, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। अब इसके नाम से भी समझने की कोशिश करो, डीकम्पोज का मतलब क्या है कि टूटना, तो एक से दो हिस्सों में टूटना या उससे ज़्यादा हिस्सों में टूटना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर यहाँ पे डेल्टा मतलब कि हीट हमने दिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वाले का हिंदी में होगा, जब किसी एक अभिकारक द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न हो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हम अच्छे से जानते हैं, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उस चीज़ को रख देना। तो डिस्प्लेस जानने के लिए तुम्हें एक रिएक्टिव सीरीज जरूर याद होनी चाहिए, तुम्हारी बुकों में भी बनी होगी, मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक मैंने सीरीज बनाई है, इसको रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। अभिक्रियाशील धातु ऐसे कह लो, पैमाना चेक करने का कि जिससे हमें पता चलता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेस कौन कर सकता है, जो बड़ा है वो अपने छोटे वाले को करेगा। अगर तुम यहाँ पे बस में कहीं जा रहे हो तो बस में अगर कोई छोटा बच्चा तुमसे आए कि भैया मेरे को सीट चाहिए या दीदी मुझे सीट चाहिए, तो क्या तुम हटोगे वहाँ से, तुम बच्चों को हटाओगे, चल फट में से। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, अब वही कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आता है, वो कहता है बेटा जरा मेरे को सीट दे दो, तो क्या करते हो, जी अंकल लीजिए बैठिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो बड़ा है वो अपने से छोटे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे नीचे से ऊपर जाना, मतलब कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव कौन है, के से पोटेशियम, फिर Na सोडियम, ये 9 है, Na सोडियम, फिर Ca कैल्शियम, फिर मैग्नीज, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर यहाँ से Hg वगैरह आता है। इस तरीके से तुम्हें रिएक्टिव सीरीज को याद रखना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया Fe+Cu SO4, कॉपर किसके साथ है, अभी सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ पे कॉपर से बड़ा कौन आ गया, आयरन। देखो कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है, तो कॉपर से ऊपर कौन है, आयरन है, और 2 नंबर ऊपर है, तीसरे नंबर पर है वो, इसका मतलब उससे बहुत बड़ा है। तो क्या करेगा, आएगा इसको लात मारेगा और निकाल देगा, उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो इसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। फिर इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को हटा देगा, इसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से अपने आयंस को, अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में अपने आयंस को चेंज कर ले तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे कि देखोगे Na2SO4 और BaCl2, तो देखो Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, और SO4 जो था वो किसके साथ चला गया, Ba बैरियम के साथ चला गया। सल्फेट किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया। मतलब ऐसा समझ लो कि तुमने अपने दोस्त के साथ क्या गेम खेला, तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा, ठीक है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। उसके बाद क्या होता है, फिर अगला रिडॉक्स रिएक्शन। इसी में मैंने दो चीज़ें बताई हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर मैं तुम्हें पहले ऑक्सीडेशन समझा दूँ थोड़ा सा, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन। और रिडक्शन का मतलब होता है कि लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा होता है जस्ट इसका ऑक्सीडेशन का, जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का अंदर आना, उसको कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि देखोगे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कॉपर बना और वाटर बना, तो इसके अंदर से देखो वाटर का लूज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, और ऑक्सीजन था तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ।
यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ। तो ये था तुम्हारे चैप्टर का शॉर्ट समरी, पूरा एक वन शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने इसको समझाया है। क्लियर। अब तुम्हारा आता है लास्ट के दो छोटे से टॉपिक्स हैं जिसको मैंने लिखा नहीं है, इसको ऐसे से बता देता हूँ। एक तुम्हारे में आता है रेंसिडिटी और एक होता है तुम्हारे में कोरोजन। तो अगर मैं कोरोजन पहले तुम्हें समझाऊँ तो कोरोजन होता है जंग लगना, अगर हिंदी में बताऊँ तो कोरोजन का मतलब है जंग लगना, कि जब किसी भी धातु पर उसमें पानी की मदद से या फिर उसके आसपास मॉइस्चर जो होता है आर्द्रता की वजह से जब उस पर जंग लग जाता है, तो उसी को हम जंग लगना कोरोजन यहाँ पे कहते हैं। कि व्हेन एनी मेटल्स और आयरन्स कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक। और लोहे पे जंग लगने को हम कहते हैं रस्टिंग। अब लोहे पे जंग लगना, ये जो कोई धातु पे जब जंग लग जाता है, मेटल पे जब कोई जंग लग जाता है, तो उससे हम प्रोटेक्ट उसको कैसे कर सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर तुम ऑयल लगाओ, ग्रीस लगाओ, पेंट करो, ये सब कुछ मेथड्स होते हैं जिसके मेथड से तुम उन चीज़ों को जंग लगने से बचा सकते हो। फिर बात करते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई खाने की आइटम होती है हमारे पास, फूड आइटम जब होता है, कोई खाने की चीज़ होती है, तो उसमें ऑयल वगैरह जो होता है, ऑयल फैट की वजह से जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, चीज़ों का ख़राब होना। और उसको ख़राब होने से कैसे हम बचा सकते हैं, जो नॉर्मल हम अपने फ्रिज हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिजों के अंदर, या फिर उस जगह पे नाइट्रोजन गैस। क्योंकि कभी भी तुम चिप्स लेने जाओ लेज़ की, तो लेज़ की 10 रुपये की चिप्स में 2 रुपये का चिप्स होता है और 8 रुपये का क्या होता है, हवा। तो वो हवा जो है असल में वो सिर्फ हवा नहीं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। क्यों, ताकि वो चिप्स ख़राब ना हो, वहाँ पर रेंसिडिटी ना कर जाए, इस वजह से। तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियो मिलती रहे तो इसके लिए फॉलो ज़रूर करते रहें।